और बांग्लादेश में दुर्गाष्टमी के बाद अब इस्कॉन मंदिर पर भी हमला किया गया है। इस हमले में 3 हिंदुओं की मौत हो गई। हिंदुओं के खिलाफ घृणा की एक खास तरह की सांप्रदायिक सोच जो बांग्लादेश में नजर आ रही है। अतीकुर रहमान साहब, आपसे मेरा सबसे पहला ये सवाल है, क्या ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है? क्या आप हिंदुओं के पूजा पाठ को रोके जाने की इस तरह की घटनाओं की निंदा करेंगे? और क्या आप मूर्तियों को खंडित किए जाने वाली घटनाओं की निंदा करते हैं? आप कैसे ये उम्मीद भी कर सकती हैं कि कोई भी भारत का मुसलमान अपने होशो आवाज में इस चीज का समर्थन करेगा कि दुनिया में कहीं पर भी, और बांग्लादेश और पाकिस्तान तो हमेशा से ये जाना जाता है कि वो हिंदुओं के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं। वहाँ की माइनॉरिटीज के, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का माइनॉरिटीज के लिए कोई उसमें उनसे हमदर्दी नहीं रखते हैं। हम कैसे, आप ये सवाल भी कैसे एक हिंदुस्तान के मुसलमान से पूछ सकती हैं कि हम उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं बांग्लादेश के अंदर या पाकिस्तान के अंदर कि हिंदुस्तान के साथ में, हिंदुस्तानियों के साथ में ये भेदभाव वो ना करें, उनके मंदिर ना तोड़ें। अब ये भारत सरकार के ऊपर निर्भर करता है कितनी कठोरता से हम उनके साथ में निपटें और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को आमादा करें कि इस तरह की हरकत अगर कोई हुई तो अच्छा नहीं होगा। हमने बांग्लादेश का हमेशा से इंटरनेशनल कम्युनिटी में साथ दिया है। कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन इन सब चीजों को होने दे रहा है वहां पर? और ये सवाल भी आपने मुझसे कैसे कहा, मैं कैसे किया? मैं घोर आपत्ति इसके ऊपर जताऊंगा कि नहीं, हिंदुस्तान का कोई मुसलमान इस चीज को समर्थन नहीं करेगा कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ में इस तरह का व्यवहार हो। इसके साथ साथ में क्या आपकी हिम्मत होगी ये पूछने की कि आए दिनों मुसलमानों के साथ में आरएसएस और बीजेपी के लोग दुर्व्यवहार क्यों करते हैं? क्यों गोली चलाओ के नारे लगते हैं? क्यों बटन दबाओ के नारे लगाए जाते हैं? नहीं, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं करेंगी। मैं सीधा सवाल यहां संजू वर्मा से ले लेती हूं, बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ है। अफसोसनाक है कि बांग्लादेश में भी आज तक सरकार ये सुनिश्चित नहीं कर पाई है, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। संजू जी, क्यों नहीं अभी तक सुनिश्चित हो पाती हिंदुओं की सुरक्षा? सुरभि जी, पहली बात तो ये कि जो बांग्लादेश में घटना हुई है इसका हम पूरी तरह से खंडन करते हैं। और आपको ये भी पता है कि जो लोग ये बोलते थे कि CAA ये लाने से देश में जो विभिन्नताएं हैं वो बढ़ जाएंगी, ये वही लोग हैं जिनको आज समझ में आ रहा है कि CAA का कानून बनना इतना जरूरी क्यों था। ये तो CAA है कि आज जो हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, इनको सिटीजनशिप स्टेटस आज मिल सकता है भारत में, क्योंकि हमारे पास CAA जैसा एक सशक्त कानून है। और बांग्लादेश में भी जो हिंदूज की परसिक्यूशन हो रही है या जो वहां पर हमला हो रहा है या उनको अपने त्योहार मनाने की मनाही है, जो तोड़फोड़ देखा गया दुर्गा पूजा के दौरान दुर्गा पंडालों में, हमारी सरकार बांग्लादेश की सरकार के साथ टच में है और पूरी तरह से क्लियर मैसेज दिया गया है कि परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज, परसिक्यूशन ऑफ हिंदू जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका हम बड़ी सख्ती से संज्ञान ले रहे हैं और बांग्लादेश की सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। आपने देखा होगा शेख हसीना ने इसके बाद एक पब्लिक स्टेटमेंट भी दिया है कि वो इस बात की जांच करवा रही है कि ये कौन से ऐसे तथ्य थे, अराजक तथ्य, जिन्होंने दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेशी हिंदुओं पर ये हमला किया। हालांकि उस वार्निंग के बावजूद भी कोई असर नहीं हुआ है। दुर्गाष्टमी के बाद अब इस्कॉन में जिस तरीके से टारगेट किया गया है, इस वक्त हमारे साथ दिल्ली इस्कॉन टेम्पल से वजेंद्र नंदन दास हैं। वजेंद्र साहब, आपके पास भी कॉल आ रहे होंगे क्योंकि दुनिया भर में फॉलोअर्स हैं इस्कॉन के, और जो सब कुछ बांग्लादेश में हुआ है, अब किस तरीके से वहां पर उनमें एक इनसिक्योरिटी है या ये समझ से क्योंकि परे है कि क्या ये वाकई टारगेटेड किलिंग की जा रही है? वजेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? एक बार फिर से हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम स्कॉलर इस वक्त हमारे साथ और बने हुए हैं। शोएब साहब, मेरा सवाल आपसे है। शोएब जमाई साहब, क्या ये वाकई टारगेटेड किलिंग है? देखिए सुरभि जी, सबसे पहले इस बात को
क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि बांग्लादेश या पाकिस्तान या अफगानिस्तान इन जगहों पे माइनॉरिटीज के साथ जो भी व्यवहार दुर्व्यवहार होते हैं या उनके धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जाता है, उसका भारत के अल्पसंख्यक समाज से कोई लेना देना नहीं है, पीरियड। ठीक है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि चूंकि ये मामला अंतर्राष्ट्रीय है, हम दूसरे देश में जो माइनॉरिटीज है उसकी बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इन सारे मुद्दों को यूनाइटेड नेशन में उठा करके अगर हम समझते हैं कि दूसरे देश में हमारा हस्तक्षेप होना चाहिए, इंटरफेरेंस होना चाहिए, हालांकि कश्मीर में हम कभी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते और मैं खुद ही नहीं बर्दाश्त करता हूं कि कोई दूसरा मुल्क करे, लेकिन अगर हम दूसरे देश में हस्तक्षेप करते हैं तो उस देश की सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए। मुझे लगता है इतनी पावर तो भारत की है। दूसरी बात, अभी आपने एक घटना का जिक्र किया छत्तीसगढ़ में जो हुआ, छत्तीसगढ़ में रामनवमी के मौके पर जो वो गाड़ी चढ़ा दी गई उन श्रद्धालुओं पर। पहली बात तो आपको बता दूं कि इसमें जो चढ़ाने वाले गाड़ी चढ़ाने वाले थे उनका नाम था बबलू विश्वकर्मा और शिशुपाल साहू। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और ये लोग गांजा और चरस के तस्करी कर रहे थे और गाड़ी उस पर चढ़ा दी। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ जो हिंसा देखने को मिली, मरने वाले भी अफसोस हिंदू, मारने वाला भी हिंदू, यहाँ पे जो गाड़ी चढ़ाई गई इसमें कोई ऐसा कम्युनल एंगल नहीं। हाँ, लेकिन चूंकि आप कांग्रेस को टारगेट कर रही, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने में कोई देर नहीं लगाया है। लखीमपुर खीरी की तरह सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहना पड़ा कि आप काम नहीं कर रहे। लखीमपुर खीरी की तरह सुप्रीम कोर्ट को कोई इसमें दखल देने की जरूरत नहीं। पॉइंट सर, मेरा टारगेट उस सांप्रदायिक सोच को लेकर है, उस साइकोलॉजी को लेकर है जिसमें लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसीलिए मेरा ये सवाल भी यही था, क्या क्योंकि ये कोई पहला उदाहरण नहीं है, क्या ये टारगेटेड किलिंग है? और इस वक्त हमारे साथ पीस पार्टी के प्रवक्ता शादाब खान है। शादाब, आपसे बात करूं उससे पहले एक बार बता दूं, वजेंद्र दास जी को अब हमारी आवाज मिल रही है। वजेंद्र दास जी, जैसा कि मैं जिक्र कर रही थी कि दुनिया भर में फॉलोअर्स हैं और बांग्लादेश में जो लोग हैं उनके बीच इस तरह की घटनाओं के बाद डर अब वाकई बढ़ता जा रहा है। आपकी भी वहां लोगों से बातचीत हुई होगी, क्या कह रहे हैं वो? लोग बहुत डरे और सहमे हुए हैं क्योंकि जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है और ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। अब बांग्लादेश में आए दिन साल में एक घटनाएं होती रहती हैं। अगर बांग्लादेश की सरकार पहले ऐसा एक्शन ले लेती तो आज बड़ी घटना नहीं होती। इसीलिए बांग्लादेश की जो सरकार है उससे मेरा अनुरोध है कि सुरक्षा चाक चौबंद करे और ऐसे इतना कड़ा एक्शन ले कि किसी भी प्रकार की घटना अब भविष्य में नहीं होना चाहिए। ऐसे सुनिश्चित करे कि अब ऐसी घटना नहीं होगी। बिल्कुल, और यही बात सवाल किए भी जा रहे हैं कि भारत किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर एक्शन की बात कर रहा है। संजू जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं शादाब आपसे बात करना चाहूंगी। दुनिया के सामने इस तरह से कट्टरता सामने रखना ये कोई पहला मौका नहीं है जब बांग्लादेश हम कहें कि बेनकाब हो रहा है इस तरह की घटना के बाद। ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है बार बार? क्या डर है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरह की घटनाओं के बाद डोमिनेंस के अलावा यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि इस्लाम को किसी तरह से खतरा है वहां पर। सुरभि जी, मैं दो बातें यहां कहना चाहूंगा। पहली बात कि रिलीजन के बिहाफ पर डिस्क्रिमिनेशन चाहे बांग्लादेश में हो, हिंदुस्तान में हो, बर्मा में हो या इजराइल में हो, वो निंदनीय है। किसी पर अत्याचार नहीं होना चाहिए रिलीजन के बिहाफ पर। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है कि हमारे बांग्लादेश से शेख हसीना जी से बड़े अच्छे संबंध हैं। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी कहां चली गई कि हम लोगों के किसी भी नेबर कंट्रीज में कोई भी माइनॉरिटी क्यों प्रोसिक्यूशन के लिए मजबूर हो रहे हैं? और अभी संजू वर्मा जी ने कहा कि हम सीए इसीलिए लेकर आए थे। मैडम, ये मैं स्पष्टता से कह रहा हूं कि सीए मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाने का पहला मूव है। अभी भागवत जी ने क्या कहा? भागवत जी का स्टेटमेंट ये प्रमाणित करता है कि हिंदुओं को संगठित रहना पड़ेगा। ये हिंदू और मुसलमान की बात करके मानवता को खतरा और बांग्लादेश के मुसलमानों की आड़ में भारत के मुसलमानों को टारगेट करने का ये एजेंडा है, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में और 5 और प्रदेशों में चुनाव आ रहा है। किसान, महिला, मजदूरों के मुद्दे चरम पर हैं। इस तमाम मुद्दों को भटकाने के लिए मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बताया जाए, कुछ लोगों को आतंकवाद के नाम पर पकड़ा जाए। स्टेटमेंट तो उसमें यह भी कहा गया था कि भारतीय संस्कृति में पूजा पाठ की विविधता है, लेकिन यहां तो सवाल यही बना है कि इसको स्वीकारता देने में इतना ऐतराज क्यों है? मैडम, मैं तो कह रहा हूं
कि भागवत जी कहते हैं या हर कोई हिंदू है, उनके पास इस बात का कोई एविडेंस नहीं है, हिंदू की डेफिनेशन भी नहीं देते हैं। लेकिन मेरा रिलीजियस बिलीफ है कि हर कोई मुसलमान पैदा होता है, ये रिलीजियस बिलीफ है, किसी पे थोप नहीं सकते। हम तो कहते हैं भागवत जी हो, मोदी जी हो, सब मुसलमान ही तो पैदा हुए, उनके हालात जज्बात उनको लेकर जाते हैं। लेकिन ये रिलीजियस बिलीफ है, ये इंसिस्ट नहीं कर सकते किसी पर। हम कह रहे हैं इंडिया में रूल ऑफ लॉ चलेगा, और रूल ऑफ लॉ में ये हिंदू मुसलमान, ये सावरकर की सोच से देश नहीं चलेगा, नागपुर के एजेंडे पर नहीं चलेगा, देश न्याय के एजेंडे पर चलेगा, हमारी जुडिशरी सिस्टम के हिसाब से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। एक्शन प्लान इसको लेकर आगे क्या होगा? संजू जी, मैं आ रही हूं आपके पास, मेरे को सभी मेहमानों से इस बारे में बातचीत करनी है, इसलिए अतीकुर रहमान साहब, ऐसा क्यों देखा जा रहा है कि जहां मुस्लिमों की आबादी बढ़ती जा रही है वहां हिंदुओं के लिए भी मुसीबत बढ़ती जा रही है? नहीं, ये हकीकत नहीं है, लेकिन ये एक छवि बनाई गई है, एक नैरेटिव चलाया गया है बीजेपी आरएसएस द्वारा। कहां पर बताइए, कहां साबित हुआ है? पाकिस्तान बांग्लादेश इसका उदाहरण है, पाकिस्तान बांग्लादेश इसका उदाहरण है। और जिस तरीके से अब कश्मीर में भी हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग हो रही है। अच्छा ठीक है, अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश का उदाहरण देना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हम कैसे एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान जैसा थियोक्रेटिक स्टेट, वो डेमोक्रेसी के नाम पे, इस्लामिक स्टेट के नाम पे धब्बा है, वो एक थियोक्रेटिक स्टेट है, डिक्लेयर करते हैं वो कि हम इस्लामिक स्टेट है। और इस्लामिक स्टेट जो भी डिक्लेयर करता है दुनिया में अपने आप को, वो एक थियोक्रेटिक स्टेट है, थियोक्रेसी है। जिस थियोक्रेटिक स्टेट बनने से हिंदुस्तान को हम बचाना चाहते हैं, अगर, और डॉक्टर अंबेडकर ने ये वार्न किया था हमको कि अगर हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र बनता है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इसलिए हर वो कोशिश हमको करनी चाहिए कि भारत हमेशा हमेशा हिंदू राष्ट्र बनने से बचाया जा सके। कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाए, ये एक सेक्युलर और डेमोक्रेटिक नेशन हमेशा रहा है और रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने वार्न किया था और हम इसीलिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से बचाने के लिए, और ये बीजेपी आरएसएस आमादा है। ये क्या है? बीजेपी आरएसएस संविधान की इज्जत नहीं करते हैं, तिरंगे की इज्जत नहीं करते हैं। संजू वर्मा जी, हम करेंगे मैडम, मरते दम तक करेंगे। और मैं कहना, हिंदुस्तान के इन्होंने बहुत बोलने दीजिए। शादाब आती हूँ मैं आपके पास शादाब आती हूँ, आपकी बात सुनते हैं। उससे पहले संजू वर्मा कुछ कह रहे हैं, बोलिए। पहली बात तो ये जो लोग बैठकर बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र जिस दिन बन जाएगा भारत की लोकतंत्रता और भारत की गणतंत्रता पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी, आप शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर जमीन के अंदर रखकर शायद जो आसपास की सच्चाई है उससे बेखबर है। हिंदू आज जनसंख्या 78 to 80% है भारत में। और अब बता दूं आपको कि असम में ऐसे कई जिले हैं जहां मुस्लिम डोमिनेंट है, चाहे बोंगाईगांव हो, दरांग हो, धुबरी हो, वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद हो, और कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है कि जहां पर हिंदू मेजॉरिटी में हो मुसलमान को खतरा हुआ हो। पर जहां मुसलमान डोमिनेंट कम्युनिटी हो वहां हिंदुओं को तो अपने त्योहार मनाने के लिए भी मनाही है। आपको बता दूं कि नल्हाटी करके बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में बंगाल में एक छोटा सा गांव है जहां पर 3000 हिंदू फैमिली रहती हैं। कहा जाता है पिछले 12 से 15 सालों तक उन्होंने दुर्गा पूजा नहीं मनाई है। ये हाल है जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी में होते हैं। असम में धुबरी दरांग डिस्ट्रिक्ट जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में है, सबसे ज्यादा क्राइम ग्राफ असम में वहां बढ़ी है, ना कि जहां पर हिंदू मेजॉरिटीज हैं। और एक बात आपसे पूछना चाहती हूं कि यदि मान लीजिए योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि उनका नाम बार बार ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर में जरूर आता है, मान लीजिए वो कहते हैं लव जिहाद का लॉ लाया गया पिछले साल, आप मुसलमानों को क्या दिक्कत है? आप भूल गए कि निकिता तोमर की पिछले साल कैसे दिन दिहाड़े हत्या की थी लव जिहाद के केस में? आप भूल गए? अंजना तिवारी ने लखनऊ में विधानसभा के सामने अपने आप को जला दिया था क्योंकि उसका मुस्लिम शौहर उसको छोड़कर दुबई भाग गया। आप क्या भूल गए हैं कि रिंकू शर्मा को किस तरह मुस्लिम से लिंच किया था नेशनल कैपिटल दिल्ली में? आप भूल गए हैं राहुल राजपूत, एक 17 साल का हिंदू युवक, उसको एक मुस्लिम लड़की से प्यार क्या हो गया? लेकिन संजू जी, अभी तो सवाल ये है ना कि बांग्लादेश सरकार ने इन तत्वों से कड़ाई से निपटने की बजाय
क्या यहाँ समझौते करने की कोशिश की है? क्यों ऐसा कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया? फहरिस्त बहुत लंबी है, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं और बहुत से ऐसे किस्से भी हैं जहां लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। मेरा सवाल इस वक्त उस एक्शन प्लान को लेकर है, क्योंकि सवाल का जवाब भारत सरकार को भी देना होगा। कैन आई तो रेस्पॉन्ड? एक्शन प्लान है। हम लॉ लेकर आए उत्तर प्रदेश में, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पर बात चल रही है तो सबसे ज्यादा तिलमिलाए कौन? मुस्लिम समाज। और एक चीज सुरभि जी, मोहन भागवत के भाषण के बाद सबसे ज्यादा मिर्ची किसको लगी? असदुद्दीन ओवैसी। ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जिनके आका रजाकर फिलॉसफी में, रजाकर की विचारधारा में विश्वास रखते हैं और इन्होंने कहा था हैदराबाद शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। आप तो चाहते थे कि हैदराबाद पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए और आप यहाँ पर बैठकर हम हिंदुओं को, भारत की सरकार को भाषण देते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। यदि मोदी सरकार ने संजू वर्मा, आप झूठ बोल रही हैं। उसने क्या गलत किया? आप अपने व्यूअर्स को गुमराह कर रही हैं। झूठ ना बोले। का कानून बन रहा है, क्या गलत है? पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पर बात अभी आपके आपके व्यूअर्स को यहाँ पर बलगराया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। बंगाल में हिंदुओं कर रही है सुरभि जी। अतिकुर रहमान साहब, आपकी आवाज आ रही है, आप रखिए अपनी बात। 10 सालों में 72% कैसे हो गई, बताइए। और मुसलमानों की जनसंख्या आप जो आरोप लगा रही, 25% कैसे हो गई? मैडम आप सुन लीजिए, मुझे मालूम है आप भाजपा की प्रवक्ता, लेकिन सुन लीजिए, आपकी पीस पार्टी ने आपका 3 सीटें जीती थी 2012 में। सुन तो लीजिए मैडम, मैडम नफरत के समुद्र में मत डूबिए आप, नफरत के समुद्र में मत डूबिए। ये अहंकार नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान है मैडम, ये हिंदुस्तान है और यहाँ विचारधारा गोडसे की नहीं चलेगी। मैं मानता हूँ आप मॉब लिंचिंग में एक्सपर्ट हैं मैडम, क्यों आइडियोलॉजिकल टेररिज्म फैला रही है? मैडम मैं जानता हूँ कि आप नफरत के समुद्र में डूबकर अहंकार में डूब चुके हैं। सुन लीजिए, मैं प्रेम से कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए मैडम। आपका एक मुसलमानों से नफरत से प्रतीत होता है। आपकी भाषा बताती है कि आप एक सेट एजेंडे के साथ भारत के मुसलमानों को टारगेट करना चाहती है। मैडम क्या लव जिहाद का हदिया केस नहीं देखा आपने? क्या आपने नहीं देखा कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ बोलेगी? करता है आप संविधान में विश्वास शहीद करने वाले आतंकियों के खिलाफ एक शब्द बोलेंगी आप? संविधान की धज्जियां। संजू जी, अब आपकी बात का वो जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए एक बार उनकी बात का। कत्ल किया गया, उनके खिलाफ एक शब्द बोलेंगी? निकिता मैडम किसी समाज को टारगेट करना इस देश के खिलाफ है। और याद रख लीजिए, देश कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा जब तक हमें ये देश रहेगा। और गोडसे और सावरकर हमारे हीरो नहीं है। हमारा हीरो वो गद्दार हिंद नहीं हो सकता जो अंग्रेजों की मुखबरी करता था। हमारे हीरो भगत सिंह है मैडम, ये सुन लीजिए आप। ताहिर हुसैन आपके मुसलमानों ने बेंगलुरु के राइट में हिंदू ने अपराधियों में धर्म देखते हैं, अपराधियों में धर्म आप देखते हैं मैडम, आप अपराधियों में धर्म देखते हैं। इसीलिए आशीष के अब्बा जान मंत्री हैं तो आशीष को बचाया जा रहा है, आशीष मिश्रा को। आशीष मिश्रा को इसलिए बचाया जा रहा है जो पूरे विश्व में जहर फैलाकर रखा हुआ है। अपनी आंखें खोलिए, दिमाग में नफरत का जहर भर चुका है। आपके जहन में नफरत का जहर निकालिए, प्रेम की बात करिए और देश के किसानों, गरीबों, महिलाओं की बात करिए, युवाओं को रोजगार की बात करिए मैडम। ये मुसलमानों से नफरत में बंधे हो चुके हैं और बिना मुसलमानों के हिंदुस्तान तरक्की नहीं करेगा। संजू जी, अब मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। संजू जी, आपने जितने सवाल उठाए या तो उसका जवाब सुनिए और उसके लिए थोड़ा सा आपको शांत होना होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, मुद्दों को अभी के हालात जो इस वक्त बने हुए हैं उस पर बातचीत करिए। मेरी बात सुनिए और बाकी मेहमानों से भी मैं इसको लेकर चर्चा करना चाहूंगी। शोएब साहब, सवाल यही है कि जिस तरीके से कुछ और मामलों का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, आजमगढ़ की खासतौर पर मैं यह बात करना चाहूंगी क्योंकि वहां आजमगढ़ में हमने देखा आदिल नाम का एक युवक दुर्गा पंडाल में जब घुस गया था तो वहां घुसकर उसने पंडाल हटाने के लिए लोगों को धमकाने की कोशिश की थी। सवाल तो अभी भी यही है ना कि आदिल के दिमाग में ये बात किसने डाली कि पंडाल नहीं लगने देंगे? ये सोच ऐसे क्यों सामने रखी जाती है? सुरभि जी, मैं बिल्कुल इस बात की उम्मीद करूंगा कि अब हमें थोड़ा वक्त दिया जाए क्योंकि काफी देर के बाद मैं आया हूँ और पहले बारे में वक्त नहीं दिया गया था। मैं एक एक करके जवाब दूंगा, कोई वाटर बॉटरी नहीं करूंगा। लेकिन सबसे पहले इस बात को जरूर दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा कि सुरभि जी ने बहुत अच्छे तरीके से
हमारी बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा कि सरकार का एक्शन प्लान क्या होगा हिंदुओं को बचाने के लिए बांग्लादेश में जो क्रूरता हो रही है, उस पर जवाब देने के बजाय गोल गोल घुमाने का काम किया। ये देश के दर्शकों ने देखा। लेकिन चलिए मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं और जवाब देता हूं। चूंकि हम चर्चा कट्टरता पे कर रहे हैं और यहाँ पे सीधे सीधे धर्म का एंगल लाया जा रहा है। हालांकि हम नागरिकों की सुरक्षा की बात करना चाहते थे, लेकिन आप धर्म का एंगल लाई है, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कट्टरता सब तरफ फैली है। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो मेजोरिटी है, जो मुसलमान वहां है, उनको ये डर दिखाया जाता है कि भाई इस्लाम खतरे में है और उसके बुनियाद पर कुछ लोग हैवान बन जाते हैं, तो हमारे मुल्क में भी ये खतरा दिखाया जाता है कि भाई हिंदू खतरे में है। और उसके बाद जो घटनाएं सामने आ रही है, मैं एक एक करके जिक्र कर दूं। अभी कर्नाटक के बेलगावी में एक अरबाज नाम के लड़के का सर जो है काट करके अलग कर दिया गया और रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। और इस संदर्भ में पुलिस ने, जो कर्नाटक भाजपा की सरकार है, पुलिस ने हिंदू सेना के लोगों को गिरफ्तार किया। अब बताइए उनको किसने सिखाया गला काटने का? पहला फैक्टर। दूसरा, मध्य प्रदेश के नीमच में एक दरगाह को बम से उड़ा दिया गया। बताइए किसने उनको संस्कृति दी बम से उड़ाने की? लखीमपुर में किसान जिहाद की विचारधारा का ये सब नतीजा है। आप पहले अपने जिहाद इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। जिहाद इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम एंड आई एम प्राउड टू बी जिहादी। आई एम नॉट आतंकवादी। हम आतंकवादी नहीं है, जिहादी है जो न्याय के लिए संघर्ष करते हैं। मैडम जिहादी लोग बोलिए, जिहाद और इस्लाम अलग नहीं है। आप मीनिंग नहीं जानते हैं जिहाद का। मीनिंग मालूम है? आप भाजपा की प्रवक्ता है, मीनिंग मालूम है आपको? इसके बाद जिहादी हूं, कराइए मेरी जांच। नहीं बताइए मैं जिहादी हूं, कराइए मेरी जांच। ये आप मीनिंग नहीं जानती है जिस शब्दों के बारे में ऐसी बात मत करिए। आपको मीनिंग भी नहीं पता जिहाद का। मैडम आप नफरत में इतना ज्यादा गिर जाते हैं कि जिहादी आप हो, मीनिंग जानने की जरूरत आपको है। इस पे चर्चा नहीं हो रही है। बांग्लादेश क्योंकि मीनिंग जानने की जरूरत आपको है। और ये मुझे सेक्युलरिज्म का इसीलिए हम जिहादी आप लोग हो। एक मिनट मैं यहाँ पर इस पूरे मामले को डिस्कस करते हुए बार बार उस साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ, उन मैसेजेस की बात करने की कोशिश कर रही हूँ जो लोगों के बीच जाते हैं जब इस तरह के मामले सामने आते हैं। लेकिन अगर इस डिबेट में ही आप लोगों की सहजता के साथ बातचीत नहीं हो पाएगी तो क्या मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी या किस तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश की जाएगी? मैं थोड़ी देर के लिए आप सभी को यहाँ रोकना चाहूंगी। वजेंद्र नंदन दास साहब, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि एक बड़ा मैसेज जाता है जब आप भी बात सामने रखते हैं। अब जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से खास समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, वजेंद्र नंदन साहब, क्या आप भी सरकार से ये कोशिश करेंगे कि लोगों को ये सुनिश्चित किया जाए जो जहां पर है वो सुरक्षित हो? ये सरकार को पूरी तरह से श्योरिटी देनी होगी। निश्चित रूप से दोनों सरकार से, भारत सरकार और बांग्लादेश दोनों सरकार से मेरा एक ही अनुरोध है कि इनको अब सुनिश्चित करना ही पड़ेगा कि भविष्य में अब ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही असहनीय है। हालात यहाँ टीवी पर बैठ करके दूर से कुछ पता नहीं चलता। हम मिनट से मिनट खबर रख रहे हैं, वहाँ पे हालात बहुत ही नाजुक और खराब हैं। और जिस तरह से वहाँ पे तांडव किया गया, दुर्घटना की गई, एक 25 साल के एक भक्त को जो इतना अच्छा सुंदर भक्त है नहीं, और उसको ले जा करके फिर क्रूरता से मार करके तालाब में फेंक दिया। एक क्रूरता का हद है। सबको जीने का अधिकार है। अगर आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो जीवन लेने का किसी का कोई अधिकार नहीं बनता। क्या वहाँ जीने का अधिकार है। उस बात को सामने रखते हुए वजेंद्र नंदन दास साहब, क्योंकि मंदिरों में चुन चुनकर लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्या ये बात भी आपके सामने जाहिर की गई है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का भविष्य अब खतरे में है? जी यही हो रहा है। वहाँ पे भाई नवरात्र का महीना चल रहा है और आप सबको पता है कि भारतवर्ष उत्सव प्रधान वर्ष देश है। यहाँ कुछ लोग अभी दीपावली आने वाली है, भैया दूज आने वाली है, कितने अच्छे से त्योहार इस महीने में, कार्तिक महीना आने वाला है। और हमारे जो हिंदू धर्म के वहाँ भक्त लोग रह रहे हैं वो बड़े ही विनम्रता से, शांति से अपना कार्य कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। और कोई अचानक हजारों की संख्या में जाए और अचानक जो मारपीट शुरू कर मारना शुरू कर दे तो ये असहनीय है। अब पूरे दुनिया को इसका जो है
निंदन करना चाहिए, एक निंदनीय बांग्लादेश कार्य के ऐसा नहीं होना प्राइम चाहिए। मिनिस्टर अतिकुर ने रहमान कहा साहब, कि भारत जहर में उगला जब जा जब रहा है, क्या लोगों को यहाँ बरगलाया जा रहा है, इसके प्रति बांग्लादेश और अब पाकिस्तान में भारत हमले को किस बढ़ते हैं। तरीके से इस सचेत बात होना से होगा? कितना इत्तेफाक रखते हैं आप लोग? मैं आती हूँ शोएब साहब आपके पास। अतिकुर रहमान साहब जी देखिए सुरभि जी, हम लोगों को इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखना है कि माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी, अगर मेजॉरिटी को एडमिनिस्ट्रेशन ये एहसास दिलाता है कि आप अपनी हदों को पार करके मेजॉरिटेरियनिज्म को साबित करें, तो माइनॉरिटीज को कभी भी सुरक्षा महसूस नहीं कराई जाएगी। यहां पर दोनों समुदाय बराबर के हकदार हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या राइट्स और क्या ड्यूटीज हैं उनकी। यहां पर अगर हम हठधर्मी पे उतर आते हैं तो हम कैसे राइट्स और ड्यूटीज की सुरक्षा कर पाएंगे? मैं इतना ही आपके सामने उजागर करना चाहूंगा इस पॉइंट को कि हमारी रूलिंग रिजीम जो है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, वो अपने फुट सोल्जर्स को आए दिनों पैगाम भेजती है कि हम लोगों को मेजॉरिटेरियनिज्म साबित करना है। मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा इसके लिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली क्रैकर बैन का नोटिस इशू किया था, फरमान जारी किया था, तो आप ही के चैनल्स के ऊपर, तमाम चैनल्स के ऊपर यह दावा किया जा रहा था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की बातों को माना जाएगा। हम मेजॉरिटेरियन हिंदुइज्म हैं, यहाँ पर हिंदुत्व राष्ट्र है, हम इस रूलिंग को कभी मान नहीं सकते। दूसरी बात, आपसे भाषण की जरूरत नहीं है। हमारी दिवाली होली पर आपको नहीं, भाषण तो सिर्फ आप ही का राइट मोनोपोली बनती है। संजू वर्मा, भाषण आपकी मोनोपोली है। यहाँ पर हिंदुत्व मेजॉरिटेरियन साबित करना आपका राइट है, माइनॉरिटीज के कोई राइट नहीं बनते हैं। मुद्दा यहाँ पर सुरभि जी, यहाँ पर ये है कि माइनॉरिटीज राइट्स कहां पर सुरक्षित हैं और माइनॉरिटी राइट्स ना बांग्लादेश में सुरक्षित हैं ना हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं। अब आप डिबेट कर लीजिए। ये देखिए इनका एटीट्यूड ये बात को साबित करता है कि ये मेजॉरिटेरियन हिंदुत्व को साबित करना चाहती हैं। सुबह शाम दिवाली मनाएंगे, इनके दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, हिंदुत्व मेजॉरिटेरियन कैसे साबित किया जाए। मेजॉरिटेरियन का जामा मत पहनाइए, इसको मेजॉरिटेरियनिज्म का जामा मत पहनाइए। हिम्मत है तो बकरी खानी बंद करो, हिम्मत है तो गाय का मांस खाना बंद करो, हिम्मत है तो बकरों को हलाल अरे जाइए, जो करना है कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए और ऑर्डर पास करा के लाइए और देखिए मुसलमान कैसे उस पर अमल करते हैं। हिम्मत है जाइए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये हिंदुत्व मेजॉरिटेरियनिज्म आपकी मोनोपोली साबित नहीं करेगा कभी। आप 100 साल लोगों बना लेना, लेकिन हमारे हिंदू भाई ये नहीं होने देंगे। मेरा ये दावा है, मुसलमानों की तो कोई गिनती नहीं है। हाँ, मुसलमान पूरी तरह से आपके षड्यंत्र को समझ चुके हैं। आप एक चोटी का जोर लगा के भी हिंदुत्व मेजॉरिटेरियन साबित नहीं कर पाएंगी। बांग्लादेश का रोना छोड़िए, पाकिस्तान का रोना छोड़िए, मैं दावा करता हूँ हमारे भारतवर्ष के हिंदू भाई हमारे साथ हैं, बीजेपी आरएसएस के साथ नहीं है। जो करना है कर लीजिए। तालिबान रेडिकल इस्लाम को फॉलो करती है, हक्कानी नेटवर्क रेडिकल इस्लाम को फॉलो करती है। रेडिकल इस्लाम पूरे विश्व में पासपोर्ट ले लीजिए, जहर फैला रहा है। शर्म आनी चाहिए। पड़ेगा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों हम हिंदू धर्म का रेडिकलिज्म 47 में नकारा था, आपकी तो 47 में नकारा था। ओनली वन गॉड एंड दैट इज समझ में आया आपको बात? हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारा उस रेडिकलाइजेशन को हम दुर्गा पूजा भी करते हैं, हमने लाल झंडी दिखाई थी और इसीलिए यहाँ पर हम आबाद हैं। रामनवमी भी मनाते हैं, संविधान के सहारे में, संविधान के संरक्षण के अंदर राम की पूजा भी आबाद है हिंदुस्तान के हनुमान की पूजा अंदर। आपसे हमको कोई उम्मीद नहीं है, भगवान की भी आराधना आपका मेजॉरिटेरियन हिंदुत्व हमेशा माई वे और द हाईवे, ये माई वे और द हाईवे और इस जहर का एटीट्यूड हमारे पास है। आपकी आसमानी किताब को हिंदुओं को काफिर बुलाती है, आपकी आसमानी किताब को हिंदुओं को काफिर बुलाती है। शर्म आनी चाहिए। हम मुसलमानों को काफिर नहीं बुलाते।
हिंदुओं को टॉक्स तक काफिर ये जो बनाते हो। बातचीत हो रही है, मेरा सवाल बांग्लादेश में कट्टरपंथी और जिहादी तत्वों के बढ़ने को लेकर था। शादाब, आप इस पर कुछ कह रहे थे थोड़ी देर पहले। सुरभि जी, मैंने कई बार कहा कि हम लोग जिस विषय पे डिबेट कर रहे हैं वो बांग्लादेश का इशू है और रिलीजियस माइनॉरिटीज के डिस्क्रिमिनेशन का इशू है। लेकिन एक मैडम इतना जहर अपने दिमाग में लेकर बैठी हैं, वो धर्म पर टिप्पणी कर रही हैं। जहर ये सोचना आपकी चाहिए कौम ने फैला रखा है। मैडम जहर आप बीच में आपकी मत कौम ने फैला बोलिए। रखा आप है। चिल्लाइए मत, मैं आपके बीच में नहीं बोला। जहर Allow me to आप respond। जैसे जिहादी मानसिकता अगर के आप लोगों ने भारतीय फैला कर हैं, रखा अगर है। आप ओरिजिनल इंडियन हैं, आपकी अगर आप ओरिजिनल पार्टी इंडियन है तो के सुनिए। नेताओं ने अगर आपका तालिबान डीएनए कहीं और का है तो फिर आप किया जाने। था। अगर आपका डीएनए आपकी इंडियन है तो सुनिए। पार्टी के नेता बार ये रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, आप लोग प्लीज पर्सनल अटैक्स ना करें। आप लोग पर्सनल अटैक्स ना करें और पार्टी के नेताओं ने तालिबान का सम्मान के साथ कह रहा हूं। भाग कर सुन लीजिए पूरी बात। क्या इंडियन नहीं हो आप? मैडम प्रेम से कह रहा हूं, सुन तो लीजिए। आप रेडिकल मुझे इस्लाम में डिसएग्री करिए। विश्वास रखते हो? अरे डिसएग्री करिए मैडम, कौन मना कर रहा है? आप लेकिन रेडिकल सुन इस्लाम लीजिए। में विश्वास रखते अरे हो सुन या तो नहीं? लीजिए आप मैडम, अपनी आप आसमानी जिस किताब प्रकार में से विश्वास रखते हो टिप्पणी या कर रही है वो नहीं? बताता है कि आप आपकी एक मानसिकता जिहादी हो देशभक्ति या नहीं है। नहीं? आपका डीएनए इंडियन नहीं है। मैं चैलेंज आपका के साथ डीएनए कहता हूं, इस प्रकार के जिहादी लोग जो मानसिकता एंटी-इंडियन दर्शाता बात करते है। हैं, उनका डीएनए आपका चेक होना डीएनए चाहिए। रेडिकल आपका डीएनए इस्लाम टेस्ट की होगा तरफ तो आपकी जो आपका हाँ वो विश्वास बताता है कि आपका डीएनए दर्शाता जांच का है। विषय है और आपकी भाषा इस देश के लिए हम अच्छी नहीं है। इस मुसलमानों देश के को अंदर सम्मान भाईचारे की करते पहचान हैं, है और जिसको पर अपमान करना आप चाहते हैं। हिंदुओं के हमारे धर्म इंडिया की की कभी आइडेंटिटी ये है कि तमाम कभी रिलीजन और सम्मान कल्चर नहीं अंडर करते। वन रूफ रहते हैं। दुर्गा पूजा और में आप कौन जैसे तोड़ मैं रोकना चाहूंगी, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी शोएब जमाई साहब। गणेश पूजा में कौन तोड़ करता है? सुरभि जी, जिहादी भाई हैं। मैं बड़ी शालीनता के साथ एक बात कहना चाह रहा हूँ। मैं एक मिनट भाई, कितनी बार आप टेररिज्म फैलाए हैं मैडम? दिवाली में एक कौन मिनट। तोड़ करता है? आप अपनी बात कहिए शोएब साहब, आप अपनी बात कहिए प्लीज। तोड़ करता है? आप सुरभि जी, मैं बड़ी शालीनता के साथ एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, तमाम दर्शकों से कहना चाह रहा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है किसी से बिलो द बेल्ट बात करने की, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल की। मैं अपने डिपार्टमेंट के रिसर्च लैब में बैठा हूँ। जी। एक बात जो हिंदुत्व की बात आ रही है, यहाँ एक शख्स हैं उद्धव ठाकरे जी, जो बहुत बड़े हिंदुत्व के अलंबरदार भी हैं। उनके फादर साहब खुद हिंदुत्व के अलंबरदार थे, आप सब जानते हैं, आइकॉन माना जाता है हिंदुत्व का। उन्होंने ये आज स्टेटमेंट दिया है कि हिंदुत्व को खतरा बाहरी लोगों से नहीं है, बल्कि जो नए हिंदू जो बन रहे जी। हैं। और भाजपा जिस तरीके से ब्रिटिशर्स की स्ट्रैटेजी अपना के देश को तोड़ रही है, बांट रही है, उससे सबसे ज्यादा खतरा है और हमें इस पे ध्यान रखना है। अब बताइए कि एक हिंदुत्व का जिसने सबसे बड़े मैस्कॉट है, वो खुद बीजेपी को कह रहा है कि इनसे खतरा है हिंदुत्व को, तो हमारा और आपका क्या है? तो उसी शालीनता और सहजता के साथ इस पूरे मुद्दे पर मैं आप सभी मेहमानों से बातचीत करना चाहती थी। वक्त की कमी है, इसलिए मुझे इस बात को यहीं पर खत्म करना होगा क्योंकि बहुत जरूरी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।